परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। वो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने। सुना आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी संकल्प की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार दोहराता आया है। राम मंदिर की संकल्पना पूरी होने को है। 22 जनवरी को रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर है राम मंदिर को लेकर पूरा देश एक सूत्र में है, जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का बनना भी एक समय पर कठिन माना जा रहा था। सीएम मोहन यादव के बयान पर क्या कुछ सियासत हुई ये भी बताएंगे, पर उससे पहले जानिए क्या है अखंड भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संकल्पना है अखंड भारत। वीर सावरकर को माना जाता है विचार का जनक। भारत को पुराने स्वरूप में लाना है अखंड भारत का मकसद। जम्बूद्वीप को अखंड भारत के रूप में पेश किया जाता है। अफगानिस्तान से म्यांमार तक अखंड भारत का हिस्सा माना जाता है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका भी इसी अखंड भारत में शामिल थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से जो नैरेटिव सेट हुआ और देश में हिंदुत्व का माहौल बना, उसी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नई दिशा दे सकती है। इधर कांग्रेस अखंड भारत के संकल्प को लेकर क्या कह रही है, वो भी सुनिए। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दुश्मनों की निगाह में वो कांटा बन के खटा जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था, तो उस समय आतताइयों ने हमारी अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए, ये उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। वो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने। पहले अपने नेता के मित्र पाकिस्तान को अपना कब्जे में कर लें। चाइना जिसको दो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, उससे निपट लें, जो लगातार हमारी सीमाओं में घुसकर हमारे सैनिकों का बलिदान किया जा रहा है। फिर अफगानिस्तान की सोचें, और अफगानिस्तान तक भी नहीं जाए। मुख्यमंत्री जी सिर्फ मध्य प्रदेश में रहें, यहीं तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं हैं, और यदि अफगानिस्तान तक सीमा हो गई तो फिर तो कोई उधारी भी नहीं देगा। जो आस्था का सैलाब राम मंदिर को लेकर है, वो बीजेपी आरएसएस के सपने को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, या कम से कम 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त देगा। पर सवाल यही कि बीजेपी के धर्म और राष्ट्रवाद की विचारधारा की काट कांग्रेस कैसे निकालती है। सवाल नंबर 1, क्या अयोध्या के बाद अखंड भारत की दिशा में बढ़ेगी बीजेपी? सवाल नंबर 2, राममय माहौल में ऐसे बयान बीजेपी को चुनावी फायदा देंगे? सवाल नंबर 3, धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर कांग्रेस क्या काट निकालेगी? नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है अयोध्या के बाद अखंड भारत। राम मंदिर आंदोलन से जन्मी बीजेपी का सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अखंड भारत का जिक्र कर नए कयासों को जन्म दे दिया है, जिस पर कांग्रेस तो मौजूदा हालात को लेकर तंज कस रही है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस इस संकल्पना की ओर आगे बढ़ेंगे? तो वहीं 2024 चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। जेपी पाराशर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही बीजेपी से पूर्व विधायक राम दांगोरी जी जुड़े। आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले जेपी जी, आपके पास पे आना चाहूंगी। जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुद्दे के रूप में भी सामने आया है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बयान, क्या लगता है अब अखंड भारत के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, जो नई संसद भवन नया जो बना है उसमें भी एक तस्वीर लगी है, जो और वो अखंड भारत की कह सकते हैं, या एक जो बृहत्तर भारत जो पहले हुआ करता था जी। तो वो उसकी तस्वीर लगी, और जब वो लगी थी तो उस समय भी हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहा जाता है या दक्षिण एशिया कहा जाता है, उसमें काफ़ी विवाद खड़े हुए थे। तो लेकिन ये है कि मैं ऐसा सोचता हूँ
कि उन्होंने फिलहाल जो है वो राजनीतिक जो जिस तरह का अभी हमारी प्राचीन भारतीय आइडेंटिटी है उसकी जो खोज चल रही है, वो शायद उसी सिलसिले में ये बात कही होगी, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से आज इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बहुत आसान बात नहीं है, ना कोई हो सकता है। और हम मान लीजिए पाकिस्तान को यदि भारत में ले भी लेंगे तो क्या करेंगे, यदि हम अफगानिस्तान को भारत में ले भी लेंगे तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे उसमें अभी ऐसे प्रश्न हैं जिनके कोई उत्तर नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 2014 के जो अपना घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम प्राचीन भारत की जो अस्मिता है, गौरव है, उसको हासिल करने के लिए, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो सिलसिला है, क्वेस्ट, ये उस क्रम में कही गई बात है। जी बिल्कुल, क्या कुछ कहना है बीजेपी का ये भी जान लेते हैं। राम दांगोरी जी, कैसे सपना ये साकार होगा, क्योंकि हालांकि देखिए, हालांकि राम मंदिर की भी हम बात करेंगे कि उस समय लगता था कि असंभव होगा, आज हो रहा है, लेकिन अखंड भारत, कई देशों की इसमें बात है, कई सारी चीजें हैं, जिस तरह से पाराशर जी भी अभी बता रहे थे। लेकिन अगर इस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है और कई तरह के बयान अखंड भारत को लेकर सामने आ चुके हैं, कैसे सपना साकार होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान के लेफ्ट में ऊपर देखेंगे तो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इधर साइड नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा कहते हैं जिसको अभी, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, नीचे जाएंगे तो श्रीलंका हो जाएगा। ऐसे लगभग 12 से 15 देश है जो प्राचीन समय से अभी तक हमसे टूट करके अलग हुए हैं। ईरान का भी आप हिस्ट्री देखेंगे तो वहां पर भी हिंदू टेम्पल है, अफगानिस्तान में भी 4-4 हजार साल पुराने हिंदू मंदिर है, भूटान में हिंदू मंदिर है, कंबोडिया में तो जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वहां पर जो है आज भी हिंदुत्व है। मलेशिया में भी आपको दिख जाएंगे, और कई जगह तो प्रभु श्री राम और गणेश जी की फोटो लगे नोट चलते हैं। आप नेपाल देख लीजिए, नेपाल स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र उस पर आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन स्वयं को हिंदू राष्ट्र कहता है। तो ये जब हमसे अलग हुए थे, आज आप देख सकते हैं कि धारा 370 जिसको सब असंभव सा कहते थे, लेकिन हमने उसको हटाई और खून का एक कतरा तक तो दूर की बात है, मच्छर तक नहीं मरा उसमें। आज हम लोग पीओके की बात कर रहे, कभी कांग्रेस के टाइम पे हमने ऐसी चर्चाएं तक नहीं करी थी। पीओके लेना तो दूर, पीओके लेने के बारे में सोचते भी नहीं थे। आज हमारे गृह मंत्री जी पीओके की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिस्सा है गिलगित करके, जहां से विश्व के कई सारे हिस्सों में जाने के लिए जो हमको, अगर वो हमारे पास आ जाता है तो जो है विश्व के कई सारे हिस्सों में हमारा ट्रांसपोर्टेशन खुल जाएगा। इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब इसकी सरकार हमारी लगातार आती रहेगी तो हम धीरे धीरे करके हमसे जो अलग हुए देश है, खासकर जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, 36 किलोमीटर श्रीलंका है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो हम आर्थिक रूप से अपने आप को इतने पावरफुल कर लेंगे, इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमको हमारी सैन्य क्षमताएं बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से और आपसी समन्वय के कारण जो है हम उनका विलय वापस हिंदुस्तान में कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की इधर बलूचिस्तान में खुद जनता बोल रही है कि हमको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाइए, तो मेमोरेंडम करके उस हिस्से को हिंदुस्तान से बहुत इजी गोइंग जोड़ा जा सकता है, और इसकी शुरुआत होगी तो धीरे धीरे लंबे समय में ये सब पुनः हिंदुस्तान में जुड़ जाएंगे और पुनः अखंड भारत की स्थापना कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, राम दांगोरी जी कह रहे हैं कि ठीक है लंबे समय की बात है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सपना साकार होगा। कांग्रेस इस सपने को कैसे देखती है? निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है, अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए, इसको लेकर के कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है जिसकी तरफ पाराशर जी ने इशारा किया कि क्या ये संभव है, ये दूर की कौड़ी है। लेकिन दांगोरी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सरकारें आती रहेंगी तो कभी न कभी हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। देखिए, वादा करना, बातें करने और काम करने में बहुत अंतर होता है। दांगोरी जी तो पता नहीं क्या क्या गिना रहे थे कि कहीं नोट चलता है तो वो हमारे साथ मिल जाएंगे, कहीं हम आर्थिक रूप से मजबूत कर लेंगे तो मिला लेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसके लिए बहुत मजबूत होना पड़ेगा सैन्य शक्ति के आधार पर, सारे तरीकों से आप मजबूत होंगे, फिर भी आज इस दिशा में कदम नहीं उठाया जा सकता। आप ये बताइए कि नेपाल जैसा छोटा देश आपको आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका के संबंध आपके साथ मधुर नहीं है, चीन
4000 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। पहले अपनी भूमि छुड़ाने की बात करें, पीओके को अपने साथ शामिल करने की बात होना चाहिए, तो वो तो संभव दिखता है। लेकिन आप सिर्फ सरकारें बनती रहेंगी तब हम सोच लेंगे, तो इससे स्पष्ट दिखता है कि अब राम मंदिर बन गया है, अयोध्या वाला मामला समाप्त हो गया है। अब डमरू बजाने के लिए क्या हो, तो ऐसा बड़ा लक्ष्य रखो कि 10, 20, 50 बार सरकारें हमारी बनती रहे। निश्चित तौर पर बहुत दूर की कौड़ी है। हम तो कहते थे कि चाइना से आंख में आंख डाल के बात कीजिए, आज आप सरकार में आ गए तो आपने क्या कदम उठाया। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुसा है, और गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि ना कोई आया है ना कोई गया है। तो इसकी जांच होना चाहिए। पहले हम अपने एरिया को सुरक्षित तो कर रहे हैं, इसके बाद क्यों करगिल में घुसपैठ हुई, क्यों आज हमारी सीमाओं को लेकर के आशंका बनी रहती है। पहले हम अपने आप को सुरक्षित करें, जब इस तरह की बात ठीक है। जितेंद्र जी जवाब भी ले लेते हैं। दांगोरी जी क्या कहेंगे? जितेंद्र जी साफ कह रहे हैं, सुना भी होगा आपने, कि पहले देश की हम बात करें, सुरक्षा की हम बात करें, और उसके बाद ये दूर की कौड़ियां दी जाएं। हमें वो लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी होते ही 2 अलग अलग देश हिंदुस्तान से अलग कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दांगोरे जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सिक्किम का विलय भारत में आपकी सरकार ने नहीं किया। इसके लिए बहुत बड़े कलेजे की जरूरत है। आप नहीं बताऊं मैं आपको कि आप कह रहे हैं ना कि ये सरकारें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए भी, दांगोरे जी, बड़ा कलेजा चाहिए था। ये कौन सी देशभक्ति आपकी? अपने से अभी जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े 2 टुकड़े कर दिया आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, हम उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। तुमको तो हमारा साथ देना चाहिए, और आप बोल रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब हमने राम मंदिर की मांग करी थी कई सालों पहले, आज हम अपनी घोषणा के ऊपर अड़े रहे, और नतीजा ये निकले, सड़क से लेकर के तो न्यायालय तक की हमने लड़ाई लड़ी, और आज हमारे राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। न्यायालय तक लड़ाई किसने लड़ी? भारतीय जनता पार्टी का कौन व्यक्ति इसमें शामिल था? जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, हमने घोषणा करी थी। अरे शामिल न्यायालय की लड़ाई में आप शामिल थे क्या? 370 को भी हटा करके रहे, और आज फिर पुनः कह रहा हूं, हमने भारत को अखंड भारत की स्थापना की बात करी, हमने घोषणा करी। ठीक है दांगोरे जी, देखिए अब बात कुछ भी कर लीजिए, दावे कुछ भी कर लीजिए और वादे भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक वो वादे पूरे नहीं होंगे तो जनता को भी कैसे समझ में आएंगे? आप कितने भी वादे कर लीजिए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। शैलेंद्र जी देखिए 370 की भी यहाँ पर, ठीक है दांगोरे जी, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। शैलेंद्र जी देखिए 370 की भी यहाँ पर बात हो रही है, साथ ही राम मंदिर जो एक मुद्दा बनता तो हमें नजर आ ही रहा है, लेकिन क्या लगता है ये सिर्फ जिस तरह से अखंड भारत की बात की जा रही है, तो राम मंदिर के बाद एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जनता के बीच अखंड भारत का सपना लेकर पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको एक ऐसे मुद्दे की जरूरत होती है जो भावनात्मक रूप से एक जुनून पैदा कर सके जनता में मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए। ज़रूरत और जुनून की बात है यहाँ पर, तो ज़रूरत विकास से है और जुनून एक ऐसे भावनात्मक मुद्दे की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए, अगर बीजेपी की पूरी राजनीति आप देखें तो उसका उदय देखें हम, जो 3 उसके कोर इशू रहे हैं, धारा 370, राम मंदिर और सामान्य नागरिक आचार संहिता, ये तीनों लगभग वो अब पूरा करने की स्थिति में है। तो एक ऐसा मुद्दा तो चाहिए जो भावनात्मक रूप से उसको बनाए रखे, और अभी बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है कि उसने इन तीनों को लगभग पूरा किया है। तो अगर वो एक बहुत बड़ा सपना दिखा रही है अखंड भारत का, तो कहीं ना कहीं वो उसके पास कहने के लिए एक आधार तो है। लेकिन देखिए फिलहाल तो ये पूरा पॉलिटिक्स से, एक राजनीति से प्रभावित मुद्दा ही लगता है, और ऐसा नहीं है कि भावनात्मक रूप से राजनीति सिर्फ बीजेपी ने की है। जब कांग्रेस अपने अच्छी स्थिति में, तब भी वो भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करती रही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो उस वक्त ये भावनात्मक मुद्दा था। गरीबी एक भावनात्मक इशू था जिस समय इंदिरा गांधी ने इसको, तो एक हम ऐसे देखें तो पॉलिटिकल पार्टी को एक जरूरत होती है भावनात्मक मुद्दे की, और बीजेपी ने इसे बहुत जल्दी समझा है। और अभी से नहीं, आप देखेंगे जब से 2014 से ही इस दिशा में बात शुरू हुई है, और कई बार पीओके पर कई बयान आए हैं बड़े बड़े नेताओं के बीजेपी की। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है, इस इशू को गरमाने की एक कोशिश है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा अगर पूरा होगा तो एक भावनात्मक मुद्दा और चाहिए जो आगे कुछ करने के लिए बीजेपी के पास रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पाराशर जी, लेकिन देखिए बीजेपी तो भावनात्मक मुद्दों को समझ भी रही है और इन मुद्दों को ठीक से पकड़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या ये अन्य दलों के लिए चुनौती बनता जाएगा?
नहीं, ये दरअसल एक कॉम्बिनेशन होता है। जो हम चुनावी सफलताओं की बात करते हैं तो ये कोई किसी एक खास मुद्दे से ही सफलताएं नहीं मिलती हैं। एक स्टेबल इकोनॉमी उसमें लगती है, एक लीडरशिप में ट्रस्ट लगता है, इसके बाद में उम्मीदवारों के सही चयन लगते हैं, आपकी कैंपेनिंग लगती है, फिर उसके बाद एक सांगठनिक ढांचा लगता है जो इन सबको मिला करके जो एक आप वातावरण का निर्माण करते हैं तो लोगों को मोटिवेट करके और अपने पक्ष में वोट दिलाने तक की एक यात्रा होती है। ये चुनावी सफलताएं सिर्फ एक या दो या तीन मुद्दों पर आधारित नहीं होती, विभिन्न वर्गों तक पहुंचना भी उसमें एक शामिल है कि आप जो सबाल्टर्न क्लास है, जो कि अब हमारे देश में आज भी बड़ी साइजेबल बड़ी सबाल्टर्न से मतलब है कि वो निम्न वर्गीय और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, तो वो भी एक वर्ग है। शायद मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनका इस तरह की सभ्यताओं की पुनर्खोज में ज़्यादा रुचि नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ी व्यापक कवायद होती है जो आपको चुनावी सफलताएं दिलाती है। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, बीजेपी इसे भले ही मुद्दा बनाती जाए और एक लंबा सपना, एक बड़ा सपना है जो आने वाले कई सालों तक हम इसे दोहराते हुए ये वादा करते हुए देखेंगे, लेकिन इसके सामने कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस क्या काट निकालेगी इसका? नहीं, देखिए, ये अखंड भारत का सपना हर भारतीय नागरिक का होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे नुकसान अभी सहे हैं, तो निश्चित तौर पर। लेकिन इसके पीछे जो सब पाराशर जी ने कहा कि लीडरशिप पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आज आपने क्या वादे किए, आप कितना झूठ बोलते हैं, इस पर बहुत चीजें आधारित होती। आपने कहा राम मंदिर की लड़ाई हमने लड़ी, न्यायालय तक लड़ी, एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय में खड़ा नहीं हुआ जाके। इसके बाद आपने कहा 370 हटा दी, 370 आज भी अपने अस्तित्व में है, तो कम से कम इस चीज़ों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर बताना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दे लाएगी क्योंकि उसको सरकार में रहना है। लेकिन आप ये देखिए प्रैक्टिकल में कि आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज उसमें आप सफल हुए हैं क्या? आपकी सफलता नहीं है इसमें, आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कहाँ पहुंच गई आप खुद देखिए। पेट्रोल डीजल के हाल देखिए, रसोई के घर के सामान की हालत देखिए, जीना दूभर हो रहा है, और आप कह रहे साहब अखंड भारत का निर्माण करेंगे। ये सब चीजें जब करिए जब आप अपने देश को सुरक्षित करने में सक्षम हो जाएं। चीन को आंख दिखाने की बात मैं फिर करूंगा कि आप तो कहते थे कि चीन को बात करना चाहिए, आंख में आंख डाल करके आप झूला झुला रहे उनके प्रधानमंत्री, कैसे बात कर सकते हो आप? आपने जितने वादे किए उनमें से एक में भी आप सफल होते देखिए। आज बात ये हो रही है आर्थिक स्थिति में मजबूती की। आपने नवरत्न बेच दिए, आपने रेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट्स बेच दिए, तो आपको आर्थिक रूप से इतना संपन्न बनना होगा कि तीसरी शक्ति भारत बने। लेकिन आप इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। आप राम मंदिर होगा, अभी आप कृष्ण की बात करने लगेंगे। तो मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं आपको विकास की दृष्टि से काम करना पड़ेगा, विकास की दिशा पकड़नी पड़ेगी, तब जाकर के भारत। ठीक है जितेंद्र जी, जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है दांगोरे जी, क्या कहिएगा? विकास की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, विकास के काम करेगी या फिर अखंड भारत का सपना साकार करने की कोशिश करेगी? हिंदुवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रो समानता। हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले कई मुस्लिम आक्रांता है, उसके बाद में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने वाले कांग्रेसी आए। आज इनको हिंदुस्तान को एक करने की, पुनः जो टूटे हुए हिस्से थे उनको वापस करने की बात इनको बुरी लग रही है, क्योंकि इन्होंने कभी हिंदुस्तान के पक्ष में सुनना ही पसंद नहीं। लेकिन दांगोरे जी, जितेंद्र जी का कहना है कि ये हर भारतीय का सपना है, अखंड भारत हर भारतीय का सपना है, लेकिन ये वादा करना और विकास के काम करना ये दोनों अलग चीजें हैं। राम मंदिर भी हर भारतीय का सपना था। इन्होंने 25 वकील राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उतारे। आपका योगदान क्या है ये बताइए राम मंदिर के लिए। हमारा योगदान ये है कि हमने ताले खुलवाए, हमने चबूतरे पर मूर्ति की स्थापना की। राम सेतु तक को काल्पनिक बता करके जो उसको आपने मंत्री बनाया, जिसने एफिडेविट दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। करना पड़ा तब जाकर के राम सेतु को जो तोड़ रहे थे वो रुका है। आपकी जो सोनिया गांधी है वो प्रभु श्री राम, आपका योगदान तो बताइए राम मंदिर निर्माण में क्या है? कि
मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने अरे आप ये बताइए, राम मंदिर के निर्माण में आपका योगदान क्या है? गांगुली जी, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका भी जवाब दीजिए। न्यायालय में कौन सा भारतीय ठीक जनता है, पार्टी जितेंद्र जी पूछ रहे हैं आपका योगदान क्या है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए। जी, इनकी जब सरकार थी तो आतंकवादी हिंदुस्तानियों की मुंडिया काट करके उससे फुटबॉल खेलते थे, और ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि अगर कोई एक बम फेंकता है तो उनका कस्बा का कस्बा 7 दिन के अंदर उड़ा दिया जाता है, और ये कहते ये बेच दिया वो बेच दिया। अरे औकात किसकी है जो आज हिंदुस्तान को खरीद लेगा? अरे पुलवामा हमले की जांच की रिपोर्ट आई क्या? जो हिंदुस्तान को खरीद सकता है आज हिंदुस्तान के। अरे आपका योगदान बता दीजिए राम मंदिर में। खरीदना तो बहुत दूर की बात है, आप तो नाम बताइए कि किसकी औकात है जो हिंदुस्तान को खरीद लेगा। ठीक है, चलिए दांगोरी जी, जितेंद्र जी, आप दोनों ही देखिए अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, ना आपके सवालों का जवाब मिल रहा है ना जिस तरह से वो सवाल कर रहे हैं। शैलन जी, मैं आपके पास से लौटूंगी, मैं आप दोनों के पास। शैलन जी देखिए, ये तो इतिहास की बात हो गई कि इतिहास में किस पार्टी ने क्या कुछ किया और किसके लिए कितना किया, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, बीजेपी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस की ओर से एक अलग ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या लगता है अखंड भारत का जो सपना बीजेपी सभी को दिखा रही है, इसका भी विरोध उसी स्तर पर देखने को मिलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल विरोध, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर असमंजस में फंसती है, क्योंकि जैसे कि जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि अखंड भारत हर भारतीय का सपना है, तो किस लाइन पे जाए कांग्रेस को थोड़ी इसमें परेशानी हमेशा होती है, जैसे कि राम मंदिर के मुद्दे पे हुआ। लेकिन मैं इसका दूसरा पक्ष भी एक समझना चाहूँगा ऋतु, कि अखंड भारत का सपना है, उसके साथ मोदी की शख्सियत भी जुड़ती है। अखंड भारत का सपना दिखाकर एक करिश्माई लीडर को मजबूत करने की भी कोशिश बीजेपी की है, जो मोदी ब्रांड मोदी है उसको मजबूत करने की भी कोशिश है कि मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे को और मजबूत करने की कोशिश है। तो ये एक पूरा सोचा समझा एक ऐसा विचार उछाला जाता है बीजेपी की तरफ से रह रहे के, और मैं उसी श्रृंखला में इसको भी देखता हूँ, क्योंकि देखिए एक करिश्माई लीडर जब बनता है तो उसके साथ कुछ बड़े सपने भी दिखाने होते हैं आपको, और खासतौर पर बात और अच्छी तब हो जाती है जब कुछ उपलब्धियां जुड़ जाए उसके साथ। तो मोदी के साथ ये उपलब्धियां तो जुड़ी हैं, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, और सामान्य नागरिक आचार संहिता की अब बात हो रही है। तो ये सारा सब कुछ मिला के बीजेपी एक ऐसा एक ऐसी तस्वीर बनाती है जिसका जवाब कांग्रेस के पास होता नहीं है, या वो असमंजस में फंसती है। तो ये कांग्रेस को इसमें जरूर सोचना होगा कि इन सब मुद्दों की कैसे वो काट निकाले, क्योंकि विकास का इशू जहां तक इसका जवाब विकास हो सकता है, जैसा कि कांग्रेस कोशिश भी करती है, लेकिन बीजेपी ने का एक विंग उस पर लगातार काम करता है। लेकिन इसका असर क्या कुछ होगा शैलन जी, वो भी देखना होगा। पाराशर जी, समय कम है, एक छोटी सी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मध्य प्रदेश में क्या कुछ असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया, मध्य प्रदेश के लिहाज से ये वादा और ये सपना क्या कुछ असर दिखाएगा? देखिए, अब ये अखंड भारत वैसे विषय तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री का है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ये कहा होगा, और उसका जैसा कि हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ राजनीतिक अर्थ होंगे। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुश्किल लक्ष्य है। आप ऐसे ही कल्पना कर लीजिए कि भाई 25 करोड़। पाराशर जी देखिए, लक्ष्य तो मुश्किल है और सपना भी काफी लंबे समय और तक उससे हमें क्या हासिल होगा, ये जियो स्ट्रेटेजिक तमाम चीजें जिन्हें समझना भी जरूरी है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह से होंगी देखना होगा। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अखंड भारत का सपना जो दिखा तो दिया है बीजेपी ने, मुख्यमंत्री का बयान, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह के रिएक्शन आगे आने वाले हैं ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में और इस आज का मुद्दा में इतना ही।